हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ मिड लाइन आकलन कक्षा 8वीं विषय विज्ञान का उत्तर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाकर डाउनलोड करें। पहला प्रश्न देखते हैं, सही विकल्प का चयन करें। 5 अंकों के लिए प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है, शिकारी की आकृति का तारामंडल कौन सा है? बृहस्पति, मृग, धूमकेतु या फिर उल्का पिंड? तो इसका उत्तर होगा मृग। ऐसे बहुलक जिनसे बनी वस्तुएं गर्म करने पर आसानी से मुरझाती है और विकृत हो जाती है, किसका उदाहरण होगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड का। दिए गए शब्द समीकरण से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो बनता है सोडियम कार्बोनेट प्लस पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। खाने के सोडा को गर्म करने पर क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट। प्रश्न क्रमांक 4 को देखिए, यहाँ पर चित्र दिया गया है। चित्र के आधार पर बताना है कि यहाँ पर क्या होगा? परखनलिका में रखी कील के संचारण का कारण क्या होगा? ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति। ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है कंपन के आयाम पर। उसके बाद है अगला प्रश्न, 2 अंकों के लिए 5 प्रश्न दिया गया है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति। लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। वलयों वाला जो ग्रह होता है वो शनि होता है। सबसे जो चमकीला ग्रह होता है वो शुक्र होता है। टेफ्लॉन का प्रयोग भोजन पकाने वाले पात्रों में क्यों किया जाता है? टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक होता है जिस पर तेल और जल नहीं चिपकता, इसलिए भोजन पकाने वाले पात्रों पर न चिपकने वाली टेफ्लॉन की परत लगाई जाती है। ग्रेफाइट को अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म करके बनाए गए कार्बन के नए अपरूप का क्या नाम है तथा इसमें कितने कार्बन परमाणु पाए जाते हैं? ग्रेफाइट को अत्यधिक उच्च ताप तक गर्म करके कार्बन का नया अपरूप फुलरिन बनाया गया। नाम याद रखेंगे, फुलरिन। और इसमें 60 कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इडली डोसा के आटे में यीस्ट मिलाने से मिश्रण फूल जाता है। इस प्रक्रिया का नाम लिखिए तथा आटे के फूलने का कारण दीजिए। तो इडली डोसे के आटे में यीस्ट मिलाने से मिश्रण फूल जाता है, यह प्रक्रिया किण्वन के कारण होता है। किण्वन प्रक्रिया में यीस्ट शर्करा को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं जो आटे में फंस जाते हैं, जिससे आटा का मिश्रण फूल जाता है। किसी गहरे कुएं के भीतर की ओर मुंह करके जोर से आवाज देने पर हमें वही आवाज क्यों सुनाई देती है? तो ध्वनि किसी सतह से टकराकर वापस आना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है और परावर्तित ध्वनि प्रतिध्वनि कहलाती है। प्रतिध्वनि के कारण किसी गहरे कुएं के भीतर की ओर मुंह करके आवाज देने पर हमें वही आवाज सुनाई देता है। 3 अंकों के लिए यहाँ पर 5 प्रश्न दिया गया। वायु को प्रदूषित होने से बचाव के आप क्या सुझाव देंगे? तो ये स्टूडेंट अपने आधार पर या यहाँ पर उत्तर को देख सकते हैं किस तरह से आपको लिखना है। तो ऊर्जा उत्पादन के कम प्रदूषणकारी उपायों जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का अधिकाधिक उपयोग किया जाए। औद्योगिक संस्थानों में निर्माण की प्रक्रिया में बदलाव किया जाए जिससे कम मात्रा में प्रदूषक निकले। अधिक से अधिक वृक्ष तथा वायु प्रदूषण को कम करने वाली आदतों को अपनाया जाए। चींटी के काटने पर हमें आसपास किन स्थानों पर लगाने की सलाह दिया जाता है और क्यों? तो चींटी के काटने पर होने वाली जलन एक प्रकार के फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है। फॉर्मिक अम्ल वहां पर उत्पन्न हो जाता है। यदि उस स्थान पर परिवेश में उपलब्ध साबुन जो कि क्षार है को लगाया जाए तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होने के कारण जलन से राहत मिल जाता है। तांबा, लोहा आदि धातुओं का उपयोग घंटी बनाने में क्यों किया जाता है, समझाइए। तो सामान्यतः जो धातुएं होती है वो ध्वनिक होती है। यदि धातुओं पर प्रहार किया जाता है तो वे ध्वनियां उत्पन्न करती है। यही कारण है कि तांबा, लोहा आदि धातुओं का उपयोग घंटी बनाने में किया जाता है। आग लगने पर अग्निशमक सेवक किस प्रकार काम करते हैं? तो आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं होती, ईंधन, वायु और उष्मा। अग्निशमक प्रायः वायु के प्रवाह को काटकर या ईंधन का ताप कम करके दोनों करके आग को बुझाते हैं।
उसके बाद उपरोक्त चित्र को आप देख पा रहे होंगे, डबल रोटी का चित्र है। स्लेटी रंग के धब्बों की स्लाइड कैसे बनाएंगे तथा सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन करने पर क्या दिखाई देता है। तो डबल रोटी पर बने गए स्लेटी धब्बों को खुरचकर स्लाइड पर रखकर पानी की बूंद डालकर स्लाइड बनाएंगे तथा सूक्ष्मदर्शी से इसका अवलोकन करेंगे। फफूंद को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कवक के धागे और गोल गोल बीजाणु पानी में तैरते दिखाई देते हैं। अधिकांश कवकों की संरचना तंतु जैसे होती है। उसके बाद है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। पहला है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए या फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका में दो अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले ये चित्र आप लोगों को अच्छे से अपनी कॉपीज पर बना लेना है। किसका चित्र बनाएंगे? जंतु कोशिका का। इस तरह से जंतु कोशिका का चित्र बनेगा और दोनों में अंतर अब स्पष्ट करते हैं। तो जंतु कोशिका क्या होती है? इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है जंतु कोशिका में, जबकि पादप कोशिका में क्या होता है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक नहीं पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। रिक्तिका का आकार बड़ा होता है पादप कोशिका के लिए और जंतु कोशिका के लिए रिक्तिका का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। उसके बाद निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इसके निवारण बताइए। आप लोग को अगर दूरदृष्टि दोष का भी अगर चाहते हो तो आप लोग इसके लिए कमेंट बॉक्स पर मैसेज करें, उसका भी सॉल्यूशंस मिल जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष देखते हैं तो कुछ लोग जिनके नेत्र लेंस बहुत वक्रित होते हैं, दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकते, उनके नेत्र लेंस की फोकस दूरी बहुत कम होती है। ऐसी स्थिति में दूरस्थ वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब दृष्टपटल रेटिना पर न बनकर आगे एक बिंदु पर बनता है। दृष्टि के इस दोष को निकट दृष्टि दोष या मायोपिया कहते हैं। ये भी याद रखेंगे स्टूडेंट। ये सारे जो क्वेश्चंस आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आपके एनुअल एग्जाम पर भी आएगा, तो इसको आपको अच्छे से तैयारी करना है। मैं आप लोगों को पूरा क्लास 8 का जो भी स्टडी मटेरियल रहेगा, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, आपको सभी को उस तरीके से तैयारी कराऊंगा। बोर्ड एग्जाम इस बार होंगे, चाहे ऑनलाइन पद्धति से हो चाहे ऑफलाइन पद्धति से, तो आपको अच्छे से तैयारी करना है। निकट दृष्टि दोष की आंख और उसके निवारण के लिए यहाँ पर चित्र बनाए, तो इस तरह से आपको बनाना है। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन पर आपको अगर कंफ्यूजन हुआ हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर मैसेज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।